हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आयोजित होने वाली आगे की सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट, लेक्चर्स तथा अन्य भर्ती से संबंधित वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक की भर्ती की परीक्षा आयोजित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा से भाग 1 यानी भाग या पार्ट 1 जो सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न रहेंगे। सभी विषय के अभ्यर्थियों को भाग 1 के सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्नों को करना अनिवार्य है। तो सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। प्रैक्टिस सेट 1 में कुल 50 प्रश्न प्रदान किए गए हैं और इस प्रैक्टिस सेट को जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे उन्हीं के आधार पर हम कुछ प्रश्नों को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं और इस प्रैक्टिस सेट हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जूनियर सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक की भर्ती का लेकर के उपस्थित होंगे। और इस श्रृंखला में पहले प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। तो पहले प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न के साथ हम आपके यहाँ उपस्थित हैं। तो पहला प्रश्न है, फलों के मीठे स्वाद का कारण। फलों के मीठे स्वाद का कारण पूछा जा रहा है और इसमें विकल्प दिया गया है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो फलों के मीठे स्वाद का जो कारण होता है वह फ्रक्टोज के कारण होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। फलों में जो मिठास पाई जाती है, चाहे किसी भी प्रकार का फल हो, उसमें जो मिठास होती है वह फ्रक्टोज के कारण ही होता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, आयोडीन की कमी से होता है। बहुत ही पुराना एवं बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में आता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घींघा रोग होता है जो गले के पास होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली, केला, अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो इसमें जो विकल्प दिया गया एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, तो इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प डी अर्थात टार्टेरिक अम्ल इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो रधौती आँखों से संबंधित रोग है, यह आनुवांशिक रोग नहीं है। रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता, तो वर्णांधता, हीमोफीलिया और रंजकहीनता ये तीनों आनुवांशिक रोग हैं, लेकिन रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प ए सही होगा। यह आनुवांशिक रोग नहीं है, यह विटामिन की कमी से आँखों का संबंधित रोग है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जुम्ला सही सुमेलित नहीं है? तो 5वें क्वेश्चन का जो आंसर है वह सी सही है, डी वंध्यता रोधी कारक, यानी कि B12 प्रतिरक्षता कारक है, विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक यानी स्कर्वी सी की कमी से हो जाता है, और के प्रतिरक्तस्रावी कारक है। और इस प्रकार हमारा जो विकल्प सी है वंध्यता रोग कारक, ये विटामिन डी वाला, ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। तो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य जो कारण है वह प्राकृतिक आवासीय विनाश यानी आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, ये ना होते हुए इससे भी बड़ा कारण हमें दिखाई दे रहा है कि प्राकृतिक आवासीय विनाश यानी पेड़ पौधे का कटना जो प्राकृतिक आवास के रूप में था, यह है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तो पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो ये इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। गोलमेज सम्मेलन कुल 3 हुए थे और उसमें जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो स्थानीय स्वायत्त शासन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एवं कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ करने वाला, तो इसका आंसर डी होगा। लॉर्ड रिपन को आप लोग जरूर याद रखिए, हर परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ रिपोर्ट और व्यक्तियों से संबंधित दिया गया है, कुछ आंदोलन से संबंधित दिया गया। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से संबंधित थे। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। इसी आंदोलन से इन्होंने भारत में अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। 1917 में एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन इन्होंने किया था। लेकिन M.A. जिन्ना जो खिलाफत आंदोलन दिया गया है यह सुमेलित नहीं है। तो हमारा आंसर 11वें का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। निम्नलिखित क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन को आप लोग एकदम क्लियर रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है दक्षिण की गंगा तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होता है वह कावेरी को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा तो उसका आंसर गोदावरी को लगाया जाता है। और यहाँ क्लियर रूप से यह पूछा गया है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर ए कावेरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। तो भारत में आधे से अधिक सोयाबीन यानी कि यहाँ क्वेश्चन का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह कौन सा है? तो हमें याद रखना है, बहुत ही पुराना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ हम लोग चलते हैं। श्वेत क्रांति संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्वेत क्रांति भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल के रूप में जेट्रोफा को जाना जाता है। जेट्रोफा से ही बायोडीजल तैयार किया जाता है, इसे जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह पादप संरक्षण, पादप माने पौधे या वृक्ष, वृक्षों से संरक्षण, वृक्षों के न कटने देने से यह संबंधित है। बाकी पादप प्रजनन, घड़ियाल बाग परियोजना से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका आंसर ए पादप संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया है। टेट, सुपर टेट आदि, SSC, UPSSC कई परीक्षाओं में यह क्वेश्चन बार बार इसी रूप में पूछा जा रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया? तो इसका विकल्प सी सही है। 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ हम लोग चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, इसे आप लोग जरूर याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, चूँकि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और लगभग कई परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो इसकी डेट को आप लोग जरूर याद रखिए। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है?
ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो इसका आंसर सौर सेल होगा। यानी कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर जो ऊर्जा का स्रोत है, वह ही पर्यावरण को सबसे ज़्यादा स्वच्छ रखने में उत्तम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ हम लोग चलते हैं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो यह किसके कारण होती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जिसे कहा जाता है, उसी के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख किया गया है या उल्लेख है? तो यह भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वह सी अर्थात प्रथम है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची प्रथम में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 24 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधी है। 11वीं अनुसूची जो है यह है संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 की तरफ हम चलते हैं। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सूचना के अधिकार के संबंध में जो ऑप्शन बी है यह एक नैतिक अधिकार है, यानी कि सूचना का अधिकार कोई भी व्यक्ति मांग सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 की चर्चा की जा रही है, राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो 26 का ये बी सही होगा, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। यानी कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो संघ राज्य संबंध इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है यह संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ हम लोग चलते हैं। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो योजना आयोग का जो अंत है वह प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने ही योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग अर्थात यूँ कहा जाए कि योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ हम लोग चलते हैं। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, तो ये 2008 में पारित हुआ। 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का पारित हुआ, तो ये 2008 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो यह भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वह न तो पूर्णतः पूंजीवादी है न तो पूर्णतः समाजवादी है, बल्कि यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को धारण किए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की तरफ हम लोग चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो जो अधिकतम अंतर है वह महिला साक्षरता तथा पुरुष साक्षरता में जो अधिकतम अंतर है वह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की तरफ हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन नया है और बार बार कई परीक्षाओं में ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 33, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो इसका जो आंसर है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही कौन कहलाता था? तो ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो तुगलक वंश के शासकों के समय से संबंधित थे, इन्होंने ही गयासुद्दीन तुगलक को कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त, और का मतलब है कि निज़ामुद्दीन औलिया का गयासुद्दीन तुगलक से बहुत ही कम बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की तरफ हम लोग चलते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो यह कार्य महात्मा गांधी जी को ही सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ हम लोग चलते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नज़र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 28 फरवरी 2021 को 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नोमैडलैंड है। इसका आंसर नोमैडलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब संपन्न हुआ? तो यह 2-3 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ। ये क्वेश्चन भी करंट से जुड़ा हुआ, करंट से रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे हम लोग चलते हैं। 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये 38 का जो विकल्प सही है वह 131, यानी कि 131वां स्थान मानव विकास सूचकांक में भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की तरफ हम लोग चलते हैं। 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? GDP की विकास दर कितने प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर 11% बताया गया, यानी कि 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP की विकास दर को 11% रहने का निर्धारण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 की तरफ चलते हैं हम लोग। 9 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश में लालंदर बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यह अफगानिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। ये भी करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ हम लोग चलते हैं। 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य जो विषय है वह आर्द्रभूमि और जल। ये क्वेश्चन भी करंट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। 11, 13, 31, 12, और इस प्रकार ये रीजनिंग का सवाल है, और इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1728 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की तरफ आप चलेंगे। तो एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? तो अगर आप देखेंगे कि एक चूहे को कुत्ता कहा जा रहा है, कुत्ते को नेवला कहा जा रहा है, नेवले को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? यानी कि हम पालतू पशु को अगर ढूंढेंगे तो हम देखेंगे कि कुत्ते को ही क्या कहा जा रहा है, नेवला कहा जा रहा है। तो हमारा जो आंसर है
वह खुद ब खुद नेवला निकल करके आ रहा है कि 43 का ए सही होगा, नेवला। 44 क्वेश्चन नंबर पर हम लोग चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या जो है वह -2 बताई जा रही है। इसको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं 45 की तरफ। यदि हाउस को FQSUC लिखा जाता है तो चेयर को कैसे लिख सकते हैं? तो फ्रेंड्स, हाउस को HOUSE को FQSUC लिखा जाता है तो चेयर को कैसे लिख सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वह डी विकल्प यानी AJYKP होगा। वह आप रीजनिंग सॉल्व करेंगे, यानी कि H जो दिया गया है, H को -2 यानी H से 2 अक्षर पहले आप जाएंगे तो F मिल रहा है, और O से 2 अक्षर प्लस करके जाएंगे यानी OPQ, फिर 2 प्लस फिर 2 माइनस। तो इस प्रकार से चेयर को भी हम उसी फार्मूले पर सेट करेंगे तो AJYKP अर्थात विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की तरफ हम लोग चलते हैं। रीजनिंग से संबंधित कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है। उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। कमल का जन्मदिन अप्रैल की कौन सी तिथि को आता है? तो इसका जो आंसर होगा, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वह 23 यानी विकल्प डी होगा। रीजनिंग के सवाल है, इसे आप सॉल्व करें। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो थोड़ा समय ज़्यादा होगा, वीडियो लंबी होगी और आपको हो सकता है कुछ उबाऊपना महसूस हो, इसलिए रीजनिंग के सवाल को आप खुद सॉल्व करें। और मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 47, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो इसको आप इस रूप में निकाल सकते हैं कि परसों बृहस्पतिवार था तो आज कौन सा दिन पड़ेगा, यानी परसों अगर बृहस्पतिवार था तो कल शुक्रवार, और आज क्या होगा तो आज शनिवार हो जाएगा। और अगर आज शनिवार है तो आगामी रविवार कब होगा? तो सीधे सीधे निकल जा रहा है कि आगामी कल यानी आने वाला जो कल है वह रविवार होगा। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन सी 47 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व है। विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह कथन और निष्कर्ष के आधार पर देना है। तो यहाँ जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है, भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसका निष्कर्ष 2 निकल रहे हैं इस कथन से। राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। 48 का बी सही है, केवल भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका इस कथन से बहुत ज़्यादा जुड़ाव दिखाई नहीं देता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 49 यानी 49 की तरफ चलेंगे। नीचे 2 कथन हैं जिन्हें दृढ़ कथन ए और कारण आर बताया गया है। दृढ़ कथन है कि पठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है। कारण दिखाया जा रहा है, यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। तो यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है, ऐसा कारण बताया जा रहा है। लेकिन इसका जो आंसर दिया गया है वह ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों गलत हैं। ए गलत परंतु आर सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। ये तो सही है कि डिसलेक्सिया यानी पठन में दिक्कत जो होती है वह है, लेकिन इसका संबंध विटामिन से नहीं है। इसका मतलब है कि ए सही है परंतु जो कारण आर है वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50
अर्थात अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ पर महाराजा सुहेल देव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया? तो यह स्थान बहराइच में है। यह विकल्प सी अर्थात बहराइच इसमें सही होगा। तो इस बार फ्रेंड्स जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक की जो भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके भाग 1 के सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस 1 के साथ आप लोगों के साथ हम उपस्थित हुए। इस प्रकार फ्रेंड्स इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं याद हो जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे आप, तो परीक्षा में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और इन्हें सही करके आप परीक्षा में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम अपनी अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।